the conversion of one element into another element by the help of some energy or some process, that phenomena is called as transmutation. क्या कहते हैं भैया? ट्रांसम्यूटेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, बेहतर से भी ऊपर होगी, ऊपर से भी सुपर होगी. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर हमारा, दैट इज़ रिगार्डिंग दिस चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. जैसा कि हम वन बाय वन आते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं डिस्कवरीज़ को. पहले हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को. कोशिश करेंगे कि एक अच्छे से ब्रीफिंग के साथ हम ये चीज़ डिस्कस कर लें. आज का टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बुक में थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, मगर हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. काइंडली आप लोग थोड़ा सा मतवज्जा हों. टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे आज. पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. The neutrons were discovered by James Chadwick in 1932. 1932 में जेम्स चैडविक ने, जो कि ब्रिटिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. He got Nobel Prize in 1932. उसने 1935 में उसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया फॉर हिज वर्क इन फिज़िक्स. किस मेथड के ज़रिए उसने ये डिस्कवरी की थी? याद रखिए, ये मैं पहले लेक्चर में भी कह चुका हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो थी वो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब मेथड के ज़रिए थी, मगर आज की जो डिस्कवरी है वो डिस्चार्ज ट्यूब मेथड के ज़रिए नहीं है. दैट इज़ थ्रू अल्फ़ा स्कैटरिंग मेथड. थ्रू व्हाट? थ्रू अल्फ़ा स्कैटरिंग मेथड. अल्फ़ा स्कैटरिंग क्या है, डिस्कस करते हैं. खाना आप लोगों ने पहले सुना हुआ होगा अल्फ़ा पार्टिकल के हवाले से. पहले ज़रा ये ज़रूरी है, अल्फ़ा पार्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. अल्फ़ा पार्टिकल, छोटे भैया, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर व्हाट? Alpha particles are the helium nucleus. किसे भैया? हीलियम न्यूक्लियस को हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. मतलब हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है. एटॉमिक नंबर 2 से मुराद है प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, और एटॉमिक मास 4 से मुराद है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. अब हम करते क्या, हम इस हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं पहले शेल में, वही उन्हीं 2 के इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, तो क्या रह गई? सिर्फ और सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस रह गई, जिसे हम बोलते हैं He+2, हीलियम +2 चार्ज. दिस हीलियम +2 चार्ज इज कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस रह गया, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, चले गए, शेल ख़त्म हो गए, सिर्फ न्यूक्लियस रह गया. इस हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल. क्या कहते हैं भैया? अल्फ़ा पार्टिकल. मेरा बाकायदा इस पर एक वीडियो मौजूद है अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर, आप वो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं. सो
अब ये अल्फा स्कैटरिंग, व्हाट डज मीन बाय स्कैटरिंग? अब लड़के कहते हैं सर स्कैटरिंग से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स का ये डिमांड होता है सर व्हाट डज मीन बाय अल्फा स्कैटरिंग? स्कैटरिंग से मुराद है डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। स्कैटरिंग से मुराद है डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। ऐसे आके टकरा के साइडों पर चले जाना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग, बम्बार्डमेंट। अल्फा स्कैटरिंग मेथड मतलब अल्फा पार्टिकल को हम फायर करेंगे, स्कैटर कराएंगे, किसके ऊपर? बेरिलियम फॉयल के ऊपर। अच्छा, इस अल्फा स्कैटरिंग मेथड के जरिए क्या हुआ? एक और बहुत एक नया कॉन्सेप्ट आज हम ऐड करवाने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाई गई। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज डन। ये जो अल्फा स्कैटरिंग मेथड करवाया था, इसके ज़रिए उन्होंने एक और काम करवाया था, उस वहाँ पर इंटरनली एक और काम हुआ था जिसका नाम है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? कैसे हुई थी हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले ज़रा रेडियो एक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं। रेडियो एक्टिविटी को हम वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई का टूटना और डॉटर न्यूक्लियाई में टूटना और स्टेबल न्यूक्लियाई बनाना और साथ में थोड़ी सी रेडिएशन निकालना, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। फिर रेडियो एक्टिविटी दो तरह की है, एक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो रेडियो एक्टिविटी है जिसमें एक अनस्टेबल, नेचुरली अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब खुद को डिसोसिएट करती है, डिसइंटीग्रेट करती है, स्पॉन्टेनियसली खुद को तोड़ देती है और कुछ एनर्जीज निकाल देती हैं और साथ में खुद से दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देती है, सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। मगर आज के हमारे जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वो रेडियो एक्टिविटी है कि जब हम एक स्टेबल एलिमेंट को, जब हम एक स्टेबल एटम को एनर्जी के ज़रिए बम्बार करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल के ज़रिए, अल्फ़ा रेस के ज़रिए, बीटा रेस के ज़रिए, गामा रेस के ज़रिए, जब हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाते हैं, जब हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाते हैं और वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई फिर खुद को तोड़ देती है into daughter nuclei with some emission of energy, that phenomena is called as artificial radioactivity. क्या कहलाती है भैया? artificial radioactivity. क्लियर है भैया? दोनों अल्फाज क्लियर हो गए, अल्फा स्कैटरिंग मेथड एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे हुई थी, अल्फा स्कैटरिंग कैसे हुआ था, हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दी कि अल्फा स्कैटरिंग मेथड क्या है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। व्हाट ही डिड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज लाइक दैट, उसने ये किया था कि उसने लिया हुआ था यहां पर अल्फा सोर्स, उसने लिया हुआ था अल्फा सोर्स। अल्फा सोर्स से मुराद है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा भैया? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब हमें कोई ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए जो खुद से क्या कर सके, एनर्जी निकाल सके, रेडिएशन निकाल सके, अपनी डिके के दौरान, अपने स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के दौरान वो एनर्जी निकाल सकें, अल्फा पार्टिकल निकाल सकें। और वो हमने क्या लिया हुआ था? वो हमने लिया हुआ था प्लाटिनियम या पोलोनियम या इस तरह से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिया हुआ था। ठीक है जी। यहाँ से हमने रखी हुई थी ये वाली आपके पास जो थी, दिस इज द बेरिलियम फॉइल। ये क्या था भैया? बेरिलियम फॉइल था। बेरिलियम फॉइल से क्या मुराद है? बेरिलियम शीट। बेरिलियम फॉइल से मुराद है
बेरिलियम शीट, एक नरम सी चादर जो आप लोग देखते आ रहे होते हैं, कुछ बिरयानीज़ पर, सजीज़ पर एक ऐसी शीट चढ़ाई जाती है ताकि उससे थर्मल जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो ना हो सके। उस शीट को अगर आप लोगों ने देखा, उस स्लेटी कलर का एक शीट होता है जो अक्सर बाज़ारों में, होटलों में जो खाने वाने होते हैं उनको कवर चढ़ाया जाता है स्लेटी कलर का, मेटल का। वो असल में एल्युमिनियम का फॉइल है, मगर चादर है, एल्युमिनियम का चादर है, नरम चादर। फॉइल से मुराद है नरम चादर, नरम चिमटी, नरम पत्थरी। मगर यहाँ पर उन्होंने कौन सी उठाई हुई है? यहाँ पर उन्होंने उठाई हुई बेरिलियम फॉइल। क्या उठाई हुई है? बेरिलियम फॉइल उठाई हुई है। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम एक मेटल है, आप लोग चेक कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 2 का मेंबर है, पहला मेंबर है ग्रुप 2 एलिमेंट का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 है। एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 है। ये उसकी एक शीट थी, ठीक है जी। मगर हमने उस शीट को ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हिट करवाएंगे, किसके ज़रिए? अल्फ़ा पार्टिकल के ज़रिए। तो ये ऐसे आपके सामने ऐसे आ रही हैं, सही है। फोकस कीजिए, ये मैंने एक एक एटम उनका यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि नरम शीट है तो यहाँ से आप लोगों को एक एक ही एटम नज़र आ रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, इसके पीछे हमने रखा हुआ था एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो। प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो मतलब हम कहेंगे प्रोटॉन रिच, प्रोटॉन या हाइड्रोजन रिच सब्सटेंस। हमें कोई हाइड्रोजन रिच सब्सटेंस चाहिए था, चाहे वो पेपर हो। यस, पेपर इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। सो पेपर में हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है। पेपर हो सकती है, पेपर में भी हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है। वैक्स हो सकती है, ठीक है जी। पैराफिन्स हो सकती हैं, ठीक है जी। वैक्स हो सकती हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस हो सकती हैं, ठीक है जी। तो जो हमने उठाई हुई है, वैक्स। क्या उठाई हुई है? वैक्स। सर विलियम जेम्स चैडविक ने क्या उठाया था? वैक्स उठाया था। अब वैक्स में हमें पता है कि वैक्स किससे बना हुआ है? कार्बनों से और हाइड्रोजनों से। कार्बनों से और हाइड्रोजनों से। कार्बनों से और हाइड्रोजनों से। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। मुख्तलिफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वैक्स के अंदर, पैराफिन्स के अंदर, ठीक है जी। या पेपर हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसके पीछे हमने रखा हुआ था चार्ज डिटेक्टर। क्या रखा हुआ था भैया? हमने रखा हुआ था चार्ज डिटेक्टर। जो चार्ज को डिटेक्ट कर सके, ठीक है जी। चार्ज डिटेक्टर हमने स्क्रीन रखी हुई थी, या चार्ज डिटेक्टर हमने रखा हुआ था, कोई डिवाइस रखा हुआ था। अच्छा, ये हो गया आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। हाउ ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट? सो व्हाट ही डिड, ही बम्बार्डेड द अल्फा रेज फ्रॉम हियर। कैसे बम्बार्ड करवाई थी? चूंकि यहाँ पर मौजूद थे इस बॉक्स के अंदर, इस लेड बॉक्स के अंदर, क्या मौजूद थे? इस लेड बॉक्स के अंदर मौजूद थे लेड का एटम
या प्लैटिनम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आइसोटोप या कोई और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है जी, पोलोनियम वगैरह, वो अपने आप को डिके कर रहे थे और साथ में निकाल रहे थे अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। वो अल्फा रेज यहाँ से ऐसे आती जाती, ऐसे आती जाती, ऐसे रवाना हो जाती, निकल जाती यहाँ से, ऐसे क्या निकल जाती? अल्फा रेज। क्या निकल जाती भैया? अल्फा रेज। बट वी नो अल्फा रेज इज नथिंग, अल्फा रेज इज द रेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की एक रे होती है, स्ट्रीम होती है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हमने डिस्कस किया कि अल्फा पार्टिकल क्या है। हीलियम के +2 चार्ज को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। और ये आई, आती गई, टकराती गई किसके साथ? इन एटमों के साथ। किसके एटमों के साथ? बेरिलियम के चादर के साथ, बेरिलियम के फॉयल के साथ। इस बेरिलियम के फॉयल के साथ ये टकराती गई, इस बेरिलियम के फॉयल के साथ ये क्या होती गई? टकराती गई। इस बेरिलियम के फॉयल के साथ ये क्या होती गई? टकराती गई। टकराने के बाद यहां पर पीछे एक और तरह की रेज, पीछे एक और तरह की रेस पैदा होती गई, एक और तरह की रेस पैदा होती गई। वो रेस आती गई और टकराती गई किसके साथ? इस वैक्स के हाइड्रोजनों के साथ। और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते गए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। किस फॉर्म में? प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। और वो हाइड्रोजन आयन्स प्रोटॉन्स जाती गई, टकराती गई किसके साथ? डिटेक्टर के साथ। और चार्ज डिटेक्टर अपना डिटेक्शन देता गया कि मेरे पास क्या आ रही है? प्रोटॉन आ रही है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशो से मालूम हो रहा है, चार्ज से मालूम हो रहा है कि कौन आ रहा है? प्रोटॉन की चार्ज आ रही है। तो मालूम हो रहा था कि जो आने वाली चीज़ ये क्या है? प्रोटॉन है। इससे मुराद है कि जो हमने यहाँ से अल्फा रेज को फायर करवाई किसके ऊपर? बेरिलियम की चादर के ऊपर, फॉयल के ऊपर। इस बेरिलियम फॉयल से पीछे साइड पर क्या निकलती गई? एक तरह की रेज निकलती गई। वो रेज आती गई और टकराती गई किसके साथ? सामने वैक्स में मौजूद हाइड्रोजनों के साथ। और उन हाइड्रोजन को निकालती गई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन आती गई, डिटेक्ट होती गई किसके पास? चार्ज डिटेक्टर के पास। और चार्ज डिटेक्टर अपना डिटेक्शन देता गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल फायर कर रहे हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। यस, दीज आर व्हाट? दीज आर द अल्फा पार्टिकल। हम अल्फा पार्टिकल बमबार कर रहे हैं। यहाँ से जा रही अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल टकरा रही किसके साथ? बेरिलियम के फॉयल, बेरिलियम के एटमों के साथ। और बेरिलियम के एटमों से आगे एक और तरह की रेज प्रोड्यूस हो रही है, शुआ प्रोड्यूस हो रही है। और वो शुआ सामने टकरा रही है किसके साथ? वैक्स के साथ, पैराफिन के साथ, पेपर के साथ। और उस वैक्स से, पेपर से क्या निकाल रही है? हाइड्रोजन आयन्स, प्रोटॉन को निकाल रही है। और चार्ज डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो रही है कि प्रोटॉन आ रही है। तो हमने यहाँ से करवाया क्या था? अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल को फायर करवाया था। और यहाँ से हमारे पास आ गई थी प्रोटॉन। यहाँ से अल्फा पार्टिकल और यहाँ से क्या गई थी? प्रोटॉन। तो दरमियान में ये क्या पैदा हो गई? ये सवालिया निशान बन गई थी। ये सवालिया निशान बन गई थी कि ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास अल्फा रेज आ रही थी, अल्फा पार्टिकल आ रही थी, वो टकरा रही थी बेरिलियम के साथ। बेरिलियम के टकराने के बाद कुछ शुआएं निकल रही थी, कुछ एनर्जी रेडिएशन निकल रही थी। वो टकरा रही थी किसके साथ? इस वैक्स के साथ। और इस वैक्स से निकाल रही थी क्या? प्रोटॉन को जनरेट कर रही थी। और वो प्रोटॉन डिटेक्ट हो रही थी किसके ऊपर? चार्ज डिटेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर तो चार्ज क्या आ रही है? प्रोटॉन आ रही है, प्रोटॉन की चार्ज आ रही है। यहाँ से हमने फायर करवाया था अल्फा पार्टिकल को। तो ये वाली जो रेज है ये किस नेचर की है? ये रेज क्या है? ये रेज है क्या? इस चीज़ को फिर हमने मज़ीद
इसके लिए कुछ कंक्लूजन हमने निकाली जो कुछ ऐसी हैं। अब वो यहाँ पर कंक्लूड करने लगे कि ठीक है जी, हमने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को फायर करवाया था, यहाँ पर प्रोटॉन डिटेक्ट हो गई थी, ये जो दरमियान वाली रेज हैं, उन्होंने कहा ये असल में रेज नहीं है, असल में ये क्या है, ये भी पार्टिकल्स ही हैं, ये भी पार्टिकल्स ही हैं। क्यों? क्योंकि ये आ रही है, टकरा रही है किसके साथ, इस वैक्स में मौजूद हाइड्रोजनों के साथ, और उन हाइड्रोजनों को निकाल रही है। इससे मुराद है ये जो रेज आ रही है, इनके पास क्या मौजूद है, मोमेंटम मौजूद है। क्या मौजूद है? मोमेंटम। इसके पास क्या मौजूद है? मोमेंटम मौजूद है। मोमेंटम कैसे मौजूद है? क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ आ रही है, क्योंकि ये किसके साथ आ रही है, वेलोसिटी के साथ आ रही है, और साथ में इनका कुछ मास भी है। कितना मास है? उसका मास यकीन मानिए इन आने वाले पार्टिकल का जो मास है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, राउंड अबाउट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जब दो इक्वल मास वाली टकराती हैं आपस में, तो आने वाली रुक जाती है और सामने वाली जो रुकी हुई है उसको निकाल देती है। तो ये न्यूट्रॉन्स या ये पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन नहीं, फिलहाल न्यूट्रॉन नहीं थे, फिलहाल पार्टिकल्स थे, उन्होंने कहा ये पार्टिकल या ये रेज आ गई थी, इन्होंने अपने मोमेंटम के जरिए हाइड्रोजन को यहाँ से पुश किया था, निकाल दिया था। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये अपना मास भी रख रही है और ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रही है, तभी तो इनका क्या पैदा हो रहा है, मोमेंटम। और इनका जो मोमेंटम है दैट इज राउंड अबाउट इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली इनका जो मास है, किन का, इन पार्टिकल का जो मास है दैट इज राउंड अबाउट द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज राउंड अबाउट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। किसके? मास ऑफ प्रोटॉन की। इसका जो मोमेंटम है या इसका जो मास है वो तकरीबन किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तभी तो ये टकराने के बाद उसने निकाल दिया था किस चीज़ को, प्रोटॉन को, जिससे ये साबित हो रहा है कि इनका मोमेंटम और इनका मोमेंटम सेम बिहेवियर रखता है, सेम वैल्यू रखता है, सेम मैग्नीट्यूड रखता है, जिससे ये साबित हुआ तभी तो इनका मास क्या होगा, सेम होगा। कि मास ऑफ दिस पार्टिकल, ये जो आ रही है, इनका मास किसके बराबर है, राउंड अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अच्छा, मास तो मालूम हो गया कि इसका मास प्रोटॉन के बराबर है। कहाँ से मालूम हो गया? बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ज़रिए हमने ये साबित कर दिया कि इनका जो मास है वो तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तभी तो वो आ रही है, टकरा रही है और प्रोटॉन को निकाल रही है। क्लियर है भैया? एक और थोड़ी सी मिस्टेक, मास तो हमने मालूम कर दिया, एक थोड़ी सी और मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट क्लास में फिर क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर तो कार्बन भी मौजूद था, इन कार्बन को क्यों नहीं निकाला? कार्बन को नहीं निकाल सकता ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक नहीं निकाल सकता। कार्बन का मास 12 है। कार्बन का मास कितना है? कार्बन का मास है 12। और अल्फा पार्टिकल जो आ रही है या जो न्यूट्रॉन आ रही है, ये वाली जो न्यूट्रॉन आ रही है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पर थी, ये जो आपके पास ये वाली पार्टिकल आ रही है, इनका मास तो काफ़ी कम है, इनका मास तो 1 है और कार्बन का मास 12 है। तो 1 मास वाली कार्बन के 12 मास को कैसे पुशअप कर सकते? ये पुश नहीं कर सकते, ये नहीं निकाल सकती। तभी तो इसने सिर्फ और सिर्फ किसको निकाला था? ओनली हाइड्रोजन्स को निकाला था। सही है? ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ रहे होते हैं ऑनलाइन भी और क्लासेस में भी चल रहे होते हैं कि सर ये कार्बन को क्यों नहीं निकाल सकती? तो काइंडली सुन ले, कार्बन को इस वजह से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये जो आने वाली पार्टिकल है इसका मास इंतहाई कम है, इस वजह से ये कार्बन को नहीं निकाल सकती। हाँ, इसका मास तकरीबन बराबर है प्रोटॉन के, तभी तो ये प्रोटॉन को पुश कर रही हैं, प्रोटॉन को निकाल सकती हैं। क्लियर होगी बात? दो बातें क्लियर हो गई, एक इसका मास कन्फर्म हो गया और ये जो एक मसला था आप लोगों की कार्बन का क्वेश्चन, ये भी हल हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पर पीछे की तरफ। हमने बात की थी कि अल्फा स्कैटरिंग, ये जो अल्फा रेस का टकराना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज अल्फा स्कैटरिंग। ये जो अल्फा रेस आ रही है और टकरा रही है किसके साथ? बेरिलियम फॉयल के साथ। दिस इज कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग मेथड। क्या कहलाती है भैया? अल्फा स्कैटरिंग। अच्छा, अल्फा स्कैटरिंग हो रही है। अल्फा स्कैटरिंग के नतीजे में
अल्फा स्कैटरिंग हो रही है। अब इस अल्फा स्कैटरिंग के नतीजे में हमें एक और प्रोसेस मिल रही है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कैसे हो रही है? चले जी, देखिए भैया, यहां से आ रही है अल्फा पार्टिकल, और वो अल्फा पार्टिकल यहां से कोई और पार्टिकल को निकाल रही हैं, किसी और पार्टिकल को निकाल रही हैं। चले जी, यहां पर रेडियो एक्टिविटी कैसे हुई थी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, देखिए हमें पता है कि बेरिलियम एटम, बेरिलियम जो फॉइल है, जो चादर है जिस पर अल्फा पार्टिकल टकरा रही है, उस बेरिलियम फॉइल के एटमों का एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9। क्या उस पर टकरा रही है? बेरिलियम न्यूक्लियस पर या बेरिलियम एटम पर टकरा रही है अल्फा न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल टकरा रही है। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4, और इस पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज। यहां पर हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, मगर इलेक्ट्रॉन 0 है। ये याद रखिए। कितने प्रोटॉन हैं मैं लिखवा रहा हूं डिटेल के साथ, खाली थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा। मैं डिटेल के साथ लिखवा रहा हूं। यहां पर क्या आ रही है? 2 आ रही है प्रोटॉन, 2 क्या आ रही है? न्यूट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन किसके पास? अल्फा पार्टिकल के पास। जरा गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन थोड़ा सा ज़रूरी है। न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, मैं अभी समझाता हूँ। अच्छा, बेरिलियम के पास क्या है? बेरिलियम के पास है 4 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं? 5 न्यूट्रॉन हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, क्लियर है? अच्छा, तो ये अल्फा पार्टिकल आया, हीलियम न्यूक्लियस आया, ये न्यूक्लियस आया, बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ टकराया। जब टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कौन सी भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मुराद है ऐसा रिएक्शन कि जिसमें 2 न्यूक्लियाई मिल रही हैं और एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सही है? चलिए जी, ध्यान दीजिए। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसके नतीजे में हमें क्या मिला? यहाँ पर आ रही है 2 प्रोटॉन और यहाँ पर आ रही है 4 प्रोटॉन। 2 और 4 कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन। तो मेरे पास आ गई कितना? एटॉमिक नंबर आ गई 6। और हमें पता है तमाम तर एलिमेंट्स की पहचान किससे होती है? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 6 किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन का। सो वी कैन से वी गेट द कार्बन एटम। ये देखिए, मतलब बेरिलियम एटम को हमने मिलवाया किस साथ? हीलियम के साथ, और क्या बनवाया? कार्बन 6 कार्बन बनवाया हमने। The combination of 2 nuclei and forming a large nuclei, this is called the nuclear fusion reaction. क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कितनी प्रोटॉन आ रही है? 2 और 4, 6 आ गई। अच्छा, अब न्यूट्रॉन कितनी आ रही है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास कितना आ रहा है? जरा चेक कर, एटॉमिक मास 4 यहाँ से आ रही है, 9 यहाँ से है, तो 4 और 9 कितने बन रही? 13। 13 में से नहीं, 13 में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 12। एक न्यूट्रॉन आपके पास क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। 1 न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। 1 न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 न्यूट्रॉन हम लोगों के पास यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कैसे एक न्यूट्रॉन निकला? देखिए भैया, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है। 2 और 4, 6 आ गई, कार्बन बन गया। यहां से आ रही है 4 मास। 4 मास से क्या मुराद है? 2 इसमें प्रोटॉन आ रही है, हमने लिखा हुआ है 2 प्रोटॉन आ रही है, 2 न्यूट्रॉन आ रही है। ठीक है जी। यहां से भी क्या आ रही है? 9
मास आ रही, 9 मास में से 4 प्रोटॉन है और 5 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन आई थी 6, ये बनाया हुआ था क्या, 6 एटॉमिक नंबर बनाया हुआ था, वो देखे आ गई है, सही है। अच्छा, तो जब 6 यहाँ पर आ गई, जाहिर सी बात है वही 6 प्रोटॉन एटॉमिक मास में भी आ गई, तो एटॉमिक मास में क्या आ गई, 6 प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन है तो बाकी 6 क्या है, बाकी 6 न्यूट्रॉन है। तो ठीक है जी, 6 न्यूट्रॉन आई है, 2 न्यूट्रॉन यहाँ से आ जाएगी, 2 न्यूट्रॉन यहाँ से आ जाएगी, और 2 न्यूट्रॉन हमारे पास 4 न्यूट्रॉन यहाँ से आ जाएगी। तो 2 और 4 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आके उन्होंने क्या बनाया था, कार्बन मास 12 बनाया था, बन गया था। एक न्यूट्रॉन जो 5वां न्यूट्रॉन है इसके पास, बेरिलियम के पास, वो न्यूट्रॉन निकल गया था एक्स्ट्रा, और वो ये वाली है, ये जो पार्टिकल आ रही है क्या आ रही है, ये न्यूट्रॉन आ रही निकल गई है। क्लियर है। फिर रिपीट करता हूं, 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन, कितनी आ गई, 6 प्रोटॉन। वही 6 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर में भी आ रही है, तो एटॉमिक मास में भी तो जाहिर सी बात आ रही है। अच्छा, न्यूट्रॉन कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही, हीलियम से आ रही 2 अल्फा पार्टिकल से, और बेरिलियम से आ रही है 5, तो 2 और 5 7 आ रही है, मगर नहीं, यहाँ पर कितनी आ रही, 6 आ रही, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन आ रही है, मास 12 बना रही है। एक न्यूट्रॉन क्या और इजाफी बच रहा है जो यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है। ये न्यूट्रॉन, ये है असल में, ये जो पार्टिकल निकली थी, जिसने क्या किया था, जिसने अल्फा पार्टिकल ने आके टकराए थे किसके साथ, बेरिलियम के साथ, और उस बेरिलियम को कन्वर्ट किया था किस चीज़ में, कार्बन ब्लैक में, कार्बन एलिमेंट्स में, किस चीज़ में, कार्बन एटम में कन्वर्ट किया था। किस चीज़ में कन्वर्ट किया था, कार्बन एटम में कन्वर्ट किया था। बेरिलियम एटम पर जब अल्फा पार्टिकल टकराती गई तो वो कन्वर्ट होती गई किस चीज़ में, कार्बन एटम में। ये देखिए, अल्फा पार्टिकल आ रही है, बेरिलियम के साथ टकरा रही है, और बेरिलियम को कन्वर्ट कर रही है किस चीज़ में, कार्बन ब्लैक में, कार्बन 6 में। ठीक है जी। अच्छा, इस फेनोमेना का नाम है कि द कन्वर्जन ऑफ 2 न्यूक्लियाई into a single nuclei with the emission of some energy, that is called nuclear fusion reaction, and as well as this phenomena is called as artificial radioactivity। ये जो एनर्जी हमने निकाली in the form of neutron, ये जो रेडिएशन हमने निकाली, this phenomena is called as artificial radioactivity। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल के जरिए टकराना, अल्फा पार्टिकल को टकराना किसके साथ, बेरिलियम के साथ, और उस बेरिलियम को अनस्टेबल बनाना और फिर उसे कन्वर्ट करवाना किस चीज़ में, कार्बन 6 में, कार्बन 12 में, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटॉमिक मास 12 में। This phenomena is called as artificial radioactivity with the emission of some energy in the form of neutron, in the form of neutron। क्लियर है भैया। तो यहाँ से आपके पास क्या हुई थी, ये आपके पास हुई थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ये जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो गई, यहां पर हमने बेरिलियम एटम को, किसे भैया, हमने बेरिलियम एटम को कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, कार्बन एटम में। द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट into another element by the help of some energy or some process, that phenomena is called as transmutation। क्या कहते हैं भैया, ट्रांसम्यूटेशन। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, व्हाट डज मीन बाय ट्रांसम्यूटेशन, द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन। तो इस फेनोमेना का नाम है ट्रांसम्यूटेशन, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ। किस अमल के जरिए कन्वर्ट हुआ, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के जरिए, या उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए। होगी बात। अच्छा, शाबाश। अब ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें थी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन कितने थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रही है, 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 0 है, और इलेक्ट्रॉन 0 है, और प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं। इससे मुराद है, जब इसे कार्बन बना तो उस कार्बन में 6 प्रोटॉन तो आ गई, मगर इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई है, 4 आ गई है। इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई है, सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन आ गई है। अल्फा पार्टिकल के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं है। इस वजह से जो कार्बन बना, दैट कार्बन इज +2 चार्ज। काइंडली बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट, +2 चार्ज। क्या बन गई भैया, +2 चार्ज बन गई। सो द हीलियम या द अल्फा पार्टिकल
bombarded on beryllium was converted into carbon 12 plus 2 charge and as well as some energy which is in the form of neutron. तो ये जो पार्टिकल आई थी आपके पास क्या थी, न्यूट्रॉन थी. रेज जो थी वो क्या थी, न्यूट्रॉन थी, जिनका मास किसके बराबर था, मास तकरीबन बराबर था मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के. अब आखिर में लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे मालूम किया गया था. ठीक है, मास तो मालूम हुआ था कि प्रोटॉन के बराबर था, इन पार्टिकल का मास तो प्रोटॉन के बराबर था, मगर ये कहाँ से मालूम हुआ, कब मालूम हुआ कि इन पर कोई चार्ज नहीं है, कि इन पर कोई चार्ज नहीं है. तो इसके लिए मालूम करने के लिए दो मेथड्स थी. एक मेथड कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जब इसे पास करते हैं तो ये किसी भी प्लेट की तरफ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी भी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती, जिससे ये साबित हो रहा है कि इन पर कोई चार्ज नहीं है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, यहाँ से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने इस वैक्स को हटाया, इस वैक्स को यहाँ से क्या किया, जब उन्होंने इस वैक्स को हटाया यहाँ से, जब उन्होंने इस वैक्स को यहाँ से हटाया और फिर यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए, अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, इस बेरिलियम को कन्वर्ट कर दिया कार्बन में और यहाँ से क्या निकाल दी, कुछ रेज निकाली, कुछ पार्टिकल निकाली. वो पार्टिकल जब आई डायरेक्ट चली गई किसके पास, चार्ज डिटेक्टर के पास. तो चार्ज डिटेक्टर ने कोई डिटेक्शन नहीं दी, जिससे यह साबित हुआ कि इन पर कोई चार्ज नहीं है. सो दैट्स वाई दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल. तभी तो इनका नाम बना न्यूट्रॉन. क्या नाम बना भैया, न्यूट्रॉन या न्यूट्रल रेज, न्यूट्रॉन या न्यूट्रल रेज, पहला नाम इनका बना न्यूट्रल रेज. फिर जब उन्होंने साबित किया कि ये पार्टिकल है तो फिर इनका इस न्यूट्रल रेज के पार्टिकल का फिर उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन. क्या नाम रखा गया, न्यूट्रॉन का नाम रखा गया. न्यूट्रॉन का नाम रखा गया. क्या नाम रखा गया इनका, इनका नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया न्यूट्रॉन. क्या नाम रखा गया, न्यूट्रॉन का नाम रखा गया. क्लियर है. सो ये थी हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग दी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को ऐसे डिस्कवर किया गया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड एज वेल एज इन विद द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग मेथड, और ये सेटअप इस्तेमाल की गई थी. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा. ये पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है आप लोगों के बुक की पिक्चर से, तो काइंडली इसको आप अपने साथ सेव कर लें, इसका पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि हम फिर आगे मूव कर सकें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ. ले लिया पिक्चर, चले जी. तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तब तक के दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. काइंडली मेरे लेक्चर्स को शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़, द खुदाए पामान.